नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान कला संस्कृति की जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी, उस श्रृंखला के अंदर कल अपन ने आभूषण के बारे में पढ़ा। आपको वो वीडियो पसंद आया होगा यदि आपने उसको ध्यानपूर्वक पूरा सुना हो, देखा हो, समझा और क्वेश्चनों को हल किया हो। तो आज मैं इसी श्रृंखला के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेकर के मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरे करवा रहा हूँ। फिर कुछ बड़े टॉपिक भी उठाऊंगा, जैसे लोक देवता का टॉपिक था, पहले मैंने करवाया 10 वीडियो बने कम से कम उसके। फिर मैंने 2-3 छोटे टॉपिक लिए, फिर मैं बड़े टॉपिक और करवाऊंगा और इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपन पढ़ते जाएंगे और इनको हल करते जाएंगे। आज मैं टॉपिक कराऊंगा स्थापत्य कला का पार्ट स्टार्ट करूंगा। और स्थापत्य कला का जो पार्ट है उसमें देखिए आप, ये जो पार्ट है स्थापत्य कला, स्लाइडों पे पढ़ूंगा, आप समझते जाइए। स्थापत्य कला के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती है स्थापत्य कला के अंदर। स्थापत्य कला के अंदर इसमें दुर्ग आते हैं, दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग के बाद में महलों से संबंधित पूरा पार्ट आता तो महलों के बारे में पढ़ेंगे। महलों के बाद में इसमें हवेलियाँ आती है तो अपन हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी हवेलियां हैं उन हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। हवेलियों के बाद में स्थापत्य कला के अंदर राजस्थान के प्रमुख मंदिर आते हैं तो मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। मंदिरों के बाद में जितनी भी बावड़ियां हैं, उन बावड़ियां, कुंड, तालाब, उन बावड़ियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। बावड़ियों के बाद में जितनी भी सत्रियाँ हैं, उन सत्रियों के बारे में मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। सत्रियों के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद में जितनी भी दरगाह है या कोई मस्जिद है या कोई मकबरा है तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें तो ये दुर्ग हो गए, महल हो गए, हवेलियाँ हो गई, मंदिर हो गए, बावड़ियाँ हो गई, सत्रियाँ हो गई, दरगाह, मस्जिद, मकबरा अकबरा, जितनी भी चीज़ें ये हो गई। इन सब चीज़ों को मिला करके इनका जो नामकरण है वो इनका नामकरण रखा गया है स्थापत्य कला। याद रखना, स्थापत्य कला के अंदर ये चीज़ आती है। राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का यदि जनक पूछा जाए तो राणा कुंभा है। स्थापत्य कला का जनक कौन है? राणा कुंभा है। इतिहास पढ़ाऊंगा तब आपको राणा कुंभा के बारे में भी मैं विस्तृत पढ़ाऊंगा कि राणा कुंभा स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ क्षेत्र में जो 84 दुर्ग बने उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। बहुत बड़ा महान व्यक्ति था, संगीत प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था, वीर योद्धा था। राणा कुंभा के बारे में भी अपन समझेंगे। मेवाड़ राजवंश को भी कंप्लीट पढ़ेंगे। आज मैं जो पार्ट स्टार्ट करूँगा आपको सबसे पहले सत्रियाँ कराऊंगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है। इनमें से ये दुर्ग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये मंदिर वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको इतना सरलता के साथ समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। आप मेरे कंटेंट को समझें, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। जो मैं तरीके बताता हूँ उन चीज़ों को आप समझें। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो अपन जो पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा पार्ट पढ़ेंगे सत्रियों के बारे में। अब इनके बारे में आप देखिए कि सत्रियों के बारे में क्या चीज़ पढ़नी अपने लिए ज़रूरी है। अपन सत्रियों वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए सत्रियों के अंदर एक तो जो सत्रियाँ खंभों से संबंधित है, कितने खंभों पर बनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड चीज़ अपने को ये ध्यान में रखना है कि कौन सी सत्री कहाँ पर बनी है, उनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि कोई निर्माण करने वाला व्यक्ति है तो वो निर्माणकर्ता कौन है, उनके बारे में पढ़ना है। और सत्री के बारे में पढ़ना कि उसकी कोई विशेषता है, अनोखी विशेषता है। जैसे एक बार कंपटीशन के अंदर आया, किन सत्रियों के ऊपर राम और रावण के युद्ध के चित्र उकेरे गए हैं। अब ये चीज़ें क्या है, इनसे संबंधित विशेषताएं रिलेटेड कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी। जो मैं बातें बताऊं जिस सत्री के ऊपर, उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, मनन करना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। राजवंश पढ़ाएंगे तब ये चीज़ें और आएगी, क्योंकि स्थापत्य कला रियल में शासकों ने ही विकसित की है, डेवलप की है। कोई मंदिर, कोई दुर्ग, कोई महल, कोई बावड़ी, कोई हवेली, ये सब चीज़ें किसी न किसी राजा ने बनाई है। तो ये राजवंश पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं बढ़िया ढंग से, तो हिस्ट्री के साथ में आधा कल्चर कंप्लीट हो जाता वहाँ पर। विशेष करके राजाओं का जब वर्णन पढ़ेंगे तब मैं आगे पार्ट इतिहास का भी शुरू करूँगा, इतिहास का पार्ट भी आपको कंप्लीट करवाऊँगा। आप यहाँ समझ लीजिए। तो सत्रियों के अंदर आपको खंभों के बारे में,
कहाँ पर बनी है, विशेष करके पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। निर्माण किसने करवाया और उसकी कोई अनोखी विशेषता है तो क्या है। ये जो मैटर है ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। इतनी बातें आपको विशेष करके समझनी है और मैं आपको समझाऊंगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, इनको देखते रहिए, इनको आप समझते जाइए। अभी अपन स्टार्ट करते हैं स्लाइडों के ऊपर पूरा का पूरा पार्ट। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक एक बात बताता जाऊंगा, आप सुनते जाना। अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियाँ। ये पार्ट है अपना, राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियाँ। क्षत्रिय में देखिए नाम आ रहे, देवकुंड की क्षत्रियाँ, गैटोर की क्षत्रियाँ, केसरबाग की क्षत्रियाँ, सारबाग की क्षत्रियाँ, बड़ा बाग की क्षत्रियाँ, पंचकुंडा की क्षत्रियाँ, महासतियों की क्षत्रियाँ। पहले स्टार्टिंग में जितनी भी इस पेज के ऊपर क्षत्रियाँ हैं ये पूरी की पूरी राजवंश से संबंधित है, शासकों से संबंधित है। उस राजघराने का ये शमशान घाट है, वहाँ पर उन राजाओं की क्षत्रियाँ बड़ी हुई है, ये विशेष नाम से जानी जाती है। जैसे देवकुंड की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, बीकानेर में दे रखी है। गैटोर की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, जयपुर की है। केसरबाग की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, बूंदी में है। सारबाग की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, कोटा में है। बड़ा बाग की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, जैसलमेर में है। पंचकुंडा की कहाँ पर है, जोधपुर में है। माँ सतियों की कहाँ पर है, उदयपुर में। अब इनके मैं लिंक बता रहा हूँ, इन लिंक को आप समझिए, इनको याद रखिए। देखें, देवकुंड की क्षत्रियाँ बीकानेर में है। यहाँ पर विशेष करके राव बीका के साथ में एक और व्यक्ति है राय सिंह। इन दो शासकों की क्षत्रियाँ तो बहुत लोकप्रिय है, इनकी तो क्षत्रियाँ बहुत फेमस है। राव बीका की और राय सिंह की ये बहुत फेमस है। देवकुंड की क्षत्रियाँ बीकानेर में हैं और ये किस राठौड़ों से संबंधित है, जो बीकानेर का राठौड़ राजवंश है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित ये क्षत्रियाँ हैं। इनको विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित जो क्षत्रियाँ हैं उन क्षत्रियों का नाम क्या है, देवकुंड की क्षत्रियाँ हैं। अब गैटोर की क्षत्रियाँ जयपुर। अब जयपुर में राजघराना कौन सा था, कस्बा राजवंश था। तो यहाँ पर जो क्षत्रियाँ होगी वो किसकी होगी, कस्बा राजवंश की होगी। ईश्वरी सिंह से सवाई जय सिंह से लेकर के माधो सिंह तक की क्षत्रियाँ हैं। यानी ये जो सवाई जय सिंह थे जयपुर नगर के संस्थापक, उस जय सिंह से लेकर के माधो सिंह तक, जो माधो सिंह सेकंड हुए थे, माधो सिंह तक की क्षत्रियाँ पूरी की पूरी यहाँ पर बनी हुई है, जिनको गैटोर की क्षत्रियाँ कहा जाता है। तो गैटोर की जो क्षत्रियाँ हैं, गैटोर की क्षत्रियाँ जयपुर बनी हैं। अब देखो, एक है केसर बाग, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक जो है वो कौन सा बाग है, केसर बाग। एक बाग है उसका नाम क्या है, सार बाग। और एक बाग है उसका नाम क्या है, बड़ा बाग। ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। केसर किस में डालते हैं अपन, कहते हैं केसर डालो बूंदी में, केसर बूंदी में डालते हैं अपन। बूंदी किसको कहते हैं, नुक्ती कौन कहते हैं, जो खाने में काम आती है। केसर बाग, केसर बूंदी, केसर कहाँ पर, बूंदी, ये याद रखना, ये बूंदी के शासकों की है। सार बाग कोटा, अपन कहते हैं कि IIT PMT का पढ़ने का सार तो कोटा में है। जो तैयारी करते हैं IIT PMT उसका जो सार है वो सार पूरा कहाँ पर है, कोटा में है। तो सार बाग की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, कोटा में। बड़ा बाग, अब बड़ा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा, वहाँ पर बड़ा बाग बना दिया गया। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो जिला कौन सा है, जैसलमेर है। तो बड़ा बाग की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, जैसलमेर में। इनको याद रखना है। जहाँ विशेषता कोई होगी तो मैं बता दूंगा, आप पहले क्षत्रिय है कहाँ याद रखो, फिर उसकी कोई विशेषता तो याद रखो, फिर कोई निर्माण करता है तो याद रखनी है। हर चीज में पूरे कंसेप्ट नहीं बैठते हैं। पंचकुंडा की क्षत्रियां जोधपुर में, और जोधपुर के अंदर भी ये क्षत्रियां हैं मंडोर में। ये क्षत्रियां कहाँ पर स्थित है, मंडोर के अंदर स्थित है। और यहाँ जोधपुर के भी राव जोधा की, रणमल की, गंगा की बहुत फेमस है क्षत्रियां, याद रखना। कागा की क्षत्रियां जोधपुर में है, उनको भी आगे अपन पढ़ेंगे। तो पंचकुंडा की क्षत्रियां कहाँ पर है, जोधपुर में है। माँ सतियों की क्षत्रियां कहाँ पर है, उदयपुर में। और उदयपुर में स्थान पूछे तो ये उदयपुर के अंदर आहड़ में है। इनको आहड़ की क्षत्रियां भी कहा जाता है, याद रखना। ये आहड़ के अंदर है। और यहाँ पर जो पहली क्षत्रिय माँ सतियों क्षत्रियों में, तो पहली क्षत्रिय महाराणा अमर सिंह की, महाराणा अमर सिंह से ये क्षत्रियाँ शुरू हुई है।
और ये पहली क्षत्रिय महाराणा अमर सिंह की क्षत्रिय, याद रखना है। माँ सतियों की क्षत्रिय कहा जाता है, या इनको कहा जाता है आड़ की क्षत्रियाँ। बस ये याद रखना है कि इन क्षत्रियों को ही कौन सी क्षत्रिय कहा जाता है, आड़ की क्षत्रियाँ। तो वापस एक बार पूरा का पूरा मैं रिपीट करा रहा हूँ, आप इन पूरी चीज़ों को रिपीट करें, इनको सही ढंग से आप सुने, इनको देखें। देवकुंड की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, बीकानेर। गेटोर की क्षत्रियाँ जयपुर। केसरबा की क्षत्रियाँ बूंदी। सारबा की क्षत्रियाँ कोटा। बड़ाबा की क्षत्रियाँ जैसलमेर। पंचकुंडा की जोधपुर। और महासतियों की क्षत्रियाँ आहाड़ में, पंचकुंडा की मंडोर में। ट्यूशन, बीकानेर के राठौड़ राजवंशों का शमशान घाट क्या कहलाता है, देवकुंड। कसबा राजवंश का शमशान घाट किन नाम से जाना जाता है, तो गेटोर के नाम से। जैसलमेर के भाटी शासकों की क्षत्रियाँ किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखना बड़ा बाग। केसरबाग की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, तो केसर बूंदी में। सार बागबड़ी कहाँ पर है, तो कोटा में। महासतियों की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, तो आहाड़ उदयपुर में। क्योंकि आड़ की क्षत्रियाँ लिखा हुआ है तो आड़ तो बहुत बड़ी सभ्यता भी है, आड़ स्थान भी है, वो उदयपुर में है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये 7 क्षत्रियाँ वेरी मोस्ट है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट देखिए अगली क्षत्रियाँ, आंतेड़ की क्षत्रियाँ। आंतेड़ की क्षत्रियाँ अजमेर में है। विशेष करके याद रखना इन क्षत्रियों के बारे में, ये जैन के अंदर जो एक संप्रदाय है दिगंबर, ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। किस धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर। तो याद रखना है आंतेड़ की क्षत्रियाँ, आंतेड़ की क्षत्रियाँ अजमेर। आंतेड़ की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। और दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। नेड़ा की क्षत्रियाँ, नेड़ा की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, अलवर में। नेड़ा की क्षत्रियाँ अलवर। लेकिन ये क्षत्रियाँ भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए, ये चीज़ याद रखनी है। भित्ति चित्रों के लिए ये क्षत्रियाँ बहुत फेमस है नेड़ा की। तो आंतेड़, अजमेर और नेड़ा की और टहला की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, अलवर में। एक आगे और क्षत्रिय आएगी जिसका नाम है टहला की क्षत्रियाँ, कहाँ पर, अलवर की। टहला, तो नेड़ा टहला अलवर है, याद रखना। अलवर के अंदर नेड़ा टहला अलवर में, नेड़ा की क्षत्रियाँ और टहला की क्षत्रियाँ। मामा भांजा की क्षत्रियाँ, इतिहास के अंदर मामा भांजा की मैं पूरी कहानी बताऊंगा। मामा भांजा की जो क्षत्रिय है वो जोधपुर में, और जोधपुर में भी विशेष करके याद रखना मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग। अपने इनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे। जोधपुर के दुर्ग में किरत सिंह सोढ़ा की क्षत्रिय है। दुर्गों के अंदर जब अपना क्षत्रियाँ पढ़ेंगे तो याद रखना विशेष करके गागरोनगढ़ के अंदर ढोला की क्षत्रिय है, गागरोनगढ़ दुर्ग में। चित्तौड़दुर्ग में कल्ला की क्षत्रिय है। संत रैदास की क्षत्रिय चित्तौड़दुर्ग में है। 32 खंभों की क्षत्रिय रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। दुर्गों की क्षत्रियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ दुर्गों के अंदर क्षत्रियाँ जो मौजूद है, दुर्गों में वो चीज़ आएगी। ये जो मामा भांजा है, इनका जो नाम था, एक का नाम था धन्ना और एक का नाम था भीमा, या इसको कहते हैं भिया। धन्ना भिया की क्षत्रिय भी पूछे तो यही क्षत्रिय है। धन्ना भिया की क्षत्रिय या मामा भांजा की क्षत्रिय कहाँ पर है, जोधपुर में। गंगाबाई की क्षत्रिय ये भीलवाड़ा में है। गंगाबाई की क्षत्रिय के बारे में आपको बता दूं, भीलवाड़ा के अंदर एक सिटी है गंगापुर सिटी। इस गंगापुर सिटी के अंदर ये क्षत्रिय बनाई गई थी। ये क्षत्रिय गंगाबाई की याद के अंदर महादजी सिंधिया ने बनाई थी। महादजी सिंधिया जी ने ये क्षत्रिय बनाई थी। महादजी सिंधिया की ये पत्नी थी। उदयपुर से ये भीलवाड़ा की तरफ जा रहे थे, तब एक्सीडेंट होने के कारण गंगाबाई का यहाँ निधन हो गया था। ये मराठन थी, महादजी सिंधिया की पत्नी थी, और वहाँ निधन होने पर इनकी यहाँ पर क्षत्रिय बना दी गई। ये चीज़ आपको याद रखनी है। गोराधाय की क्षत्रिय जोधपुर में, देखो गोराधाय ये अजीत सिंह जी जो थे उनकी धाय माता थी। गोराधाय की जो क्षत्रिय है, ये गोराधाय की क्षत्रिय कहाँ बनी है, जोधपुर में। और ये किस व्यक्ति ने बनाई थी, तो याद रखना है अजीत सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी, अजीत सिंह ने ये बनाई थी, क्योंकि अजीत सिंह की ये कौन थी, धाय माता थी। एक रूपा धाय की भी क्षत्रिय आएगी, और रूपा धाय जसवंत सिंह की धाय माता थी, और उसकी भी क्षत्रिय कहाँ पर बनी है, जोधपुर में बनी है। तो याद रखना अपने को, यहाँ पर गंगाबाई की क्षत्रिय भीलवाड़ा। कागा की क्षत्रियाँ, कागा उड़ रहे, ये कागा उड़ेगा अपने मारवाड़ में। कागा की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो इन चीज़ों को याद रखें। विशेष करके मैं वापस इनको रिपीट करा रहा हूँ। आंतेड़ की क्षत्रियाँ कहाँ पर है, अजमेर में।
नेड़ा की सत्रियाँ कहाँ पर है? अलवर में। टेहला की सत्रियाँ कहाँ पर है? अलवर में। मामा भांजा की सत्री कहाँ पर है? जोधपुर में। गंगाबाई की सत्री कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। गोरा धाय की सत्री कहाँ पर है? जोधपुर में। कागा की सत्रियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में। पूछा जाएगा अजमेर में निम्न में से कौन सी सत्रियाँ दिगंबर जैन संप्रदाय को समर्पित है? आंतेड़ वाली। अलवर की कौन सी सत्रियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो नेड़ा की। टेहला की सत्रियाँ निम्न में से कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर है। धन्ना भिया की सत्री कहाँ पर है? जोधपुर में। मामा भांजा की सत्री कहाँ पर है? जोधपुर में। कागा की सत्रियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में। गंगाबाई की सत्री कहाँ पर है? गंगापुर सिटी भीलवाड़ा के अंदर। गोरा धाय और रूपा धाय की सत्री कहाँ पर है? दोनों धाय की जोधपुर के अंदर है। ये याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट 15 नंबर से अमर सिंह राठौड़ की सत्री। अमर सिंह राठौड़ की सत्री नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की पूरी कहानियां मैं आपको बताऊंगा। अमर सिंह राठौड़ था, शाहजहां के भरे दरबार में उनके साले सलावत खां की इसने हत्या की थी। अमर सिंह राठौड़ की तो खूब किंवदंतियां, इनकी अमर कहानियां प्रचलित है, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नागौर दुर्ग से अमर सिंह राठौड़ की कथाओं को जोड़ के रखा है। लगभग 16 खंभों के ऊपर इनकी सत्रियां बनी हुई है। कुत्ते की सत्री स्वई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग के आगे तलहटे के अंदर कुत्ते की एक सत्री बनी हुई है। और कई बार पूछा गया था ये कुत्ते की सत्री, राती घाटी, गुगरा घाटी, ये क्वेश्चन बहुत फेमस थे 2011-12 के अंदर। तो कुत्ते की सत्री कहाँ पर है? स्वई माधोपुर। महाराणा प्रताप की सत्री, वाह भाई महाराणा प्रताप, मायड़ जने तो एड़ो जने का दाता का सूर। महाराणा प्रताप की सत्री उदयपुर के अंदर, उदयपुर में कहाँ है इसके बारे में देखिए। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। उदयपुर से आगे की तरफ एक स्थान है बारडोली। इस बारडोली के अंदर ये सत्री बनी है। याद रखना ये सत्री केजड़ बांध पर बनी हुई है। एक एक चीज समझते जाना। बांध का नाम पूछे तो कौन से बांध पर बनी है? केजड़ बांध पे बनी है। ये सत्री 8 खंभों पर बनाई गई है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। 8 खंभों पर इस सत्री का निर्माण महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने करवाया था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस सत्री का निर्माण करवाया था। बारडोली के अंदर सत्री बनी है, केजड़ बांध पर बनी है, 8 खंभों पर बनी है, क्योंकि चावंड में मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की। और मृत्यु होने के बाद में उसका अंतिम दाह संस्कार बारडोली में किया गया था और बारडोली में सत्री बनी है। इस सत्री को वेरी मोस्ट करना और याद रखना है। और वैसे महाराणा प्रताप का पूरा घटनाक्रम मैं आपको पढ़ाऊंगा जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो यहाँ पर इतनी में ज़्यादा, क्योंकि महाराणा प्रताप की कहानी अपन शुरू करते तो 2 घंटे तक ही खत्म नहीं होती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1 घंटा लग जाता है उसके अंदर पढ़ने में। तो इतिहास के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा इनके बारे में। यहाँ पर जितना जरूरी है, एक बार BSTC के लिए मैं कुछ ये टॉपिक 7-8 करवा रहा हूँ छोटे, ताकि उनको फायदा हो जाए। आधे घंटे की क्लास के अंदर पूरी चीज मिल जाए। उसके बाद का पार्ट यदि आगे देखा जाए, राणा सांगा की सत्री। राणा सांगा की सत्री वेरी मोस्ट है। राणा सांगा की सत्री भी याद रखना। राणा सांगा की सत्री यहाँ भीलवाड़ा लिखा है, लेकिन अपने को स्थान याद करना है। राणा सांगा की सत्री बनी हुई है मांडलगढ़ में। भीलवाड़ा के अंदर 2 स्थान है, एक मांडल है और एक मांडलगढ़ है। ये सत्री मांडलगढ़ में बनी हुई है, याद रखना। भीलवाड़ा के किस स्थान पर? मांडलगढ़ के अंदर ये सत्री बनी हुई है। ये सत्री 18 खंभों पर बनाई गई। कितने खंभों पर बनाएगी? 18 खंभों पर मांडलगढ़ के अंदर ये सत्री राणा सांगा की बनाएगी। राणा सांगा खानवा के युद्ध के अंदर जब घायल हो गए थे, जब घायल हुए तो झाला अज्जा ने सतर धारण किया। कुछ साथियों ने मिलकर के राणा सांगा को वो बसवा नामक स्थान दोसा घायल अवस्था में वहां लेकर के गई। वहां जब उन्होंने सुरक्षित नहीं देखा तो राणा सांगा को कालपी नामक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश, वहां लेकर के गई। राणा सांगा ने जब युद्ध की वापस जिद की तो उनके साथ में जो शेष रहे साथियों ने उनको जहर दे दिया गया। कालपी मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा दाह संस्कार मरने के बाद में मांडलगढ़ में किया जाना चाहिए। मांडलगढ़ वापस वहां से लाए। मांडलगढ़ के अंदर इनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। और यहाँ पर जो इनका स्मारक बना है, राणा सांगा का स्मारक कहें या इसी को सत्री कहा जाता है, ये दोनों चीज मांडलगढ़ में बड़ी हुई है। तो अंतिम दाह संस्कार हुआ था और मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की सत्री बनी है, 18 खंभों पर बनी है। राणा सांगा की जो पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब राणा सांगा से रिलेटेड एक एक बात बताऊंगा। ये व्यक्ति था जिसके शरीर के ऊपर 80 घाव थे। एक आंख नहीं थी, एक साइड का नाक नहीं था, एक साइड का होठ नहीं था, एक साइड का कान नहीं था, एक साइड का हाथ नहीं था, एक साइड का आधा पैर नहीं था।
शरीर का एक एक अंग इस व्यक्ति ने खो लिया। 80 घाव किसको कहते हैं, 80 घाव होने के बाद भी ये व्यक्ति युद्ध के अंदर लड़ता रहा। ये अंतिम सम्राट था जिसने पूरे हिंदुओं को एकत्रित करके एक झंडे के नीचे एकजुट करके मुगलों को भारत से बाहर भगाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, वहां पे अपनी कुछ परंपरागत युद्ध पद्धतियां थी और उनकी कुछ आधुनिक युद्ध पद्धतियां थी, कुछ मनमुटाव भी था, जिनके कारण वो युद्ध नहीं जीत पाए, हार गए थे। लेकिन यदि वहां पर राणा सांगा बाबर को मार दे देता तो इतिहास के पन्ने अपन कुछ अलग पढ़ते और कुछ इतिहास के अंदर अलग होता। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरी वास्तविकता के ऊपर जितनी बातें हैं, मुगल क्यों आए, मुगलों का क्या दबदबा था यहाँ पर, उसके बाद ये मराठे किस प्रकार से आए और मराठों का क्या प्रभाव पड़ा, फिर किस प्रकार से इन चीज़ों को इनके ऊपर दबाव बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई और वो शासन करने लगी और अपने शासक उनके अधीन चले गई और फिर वहाँ से अपन स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। पूरी बातें वहाँ पर पढ़ेंगे। तो राणा सांगा के बारे में 80 घाव होने के बाद अपनी स्थिति देख लीजिए। एक अंगुली के घाव लग जाए ना, पट्टी बंधा करके लोगों के सामने रखेंगे कि मेरा दर्द हो रहा है, काम नहीं करने के बहाने, और 80 घाव होने के बाद लड़ता रहा है। जिनकी में हिम्मत बांधनी पड़ेगी। ये छोटी मोटी चीज़ें जो शरीर में यूँ दर्द करती है, बैठ जाते हैं अपन बहाना बना करके, तो अपनी ज़िंदगी कट जाती है इस प्रकार के बहानों में, फिर वहाँ अपन कुछ कर नहीं पाते सही ढंग से। राणा सांगा की छत्री मांडलगढ़ में, पाली वालों की छत्री जैसलमेर में, आपको पता होगा। और बता दूं, वैसे पाली वालों का गांव पाली है जिला। पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में भी रहते थे। खड़ीन का निर्माण करवाया था इन लोगों ने। खड़ीन एक जल संग्रहण की पद्धति है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर, जब जल संग्रहण के बारे में पढ़ाऊंगा तब खड़ीन। तो वो जैसलमेर के अंदर ये जो खड़ीन का निर्माण करवाया था, ये पूरा का पूरा निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था, वहां पर था। आगे एक और चीज बढ़िया आई अपने सामने, जिसका नाम है जसवंत धड़ा। वेरी मोस्ट चीज़ है। जसवंत धड़ा जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल मोस्ट चीज़ है। इस जसवंत धड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। आगे सुनिए इनके बारे में। राजस्थान का ताजमहल, वाह भाई, राजस्थान का ताजमहल। मैं यहाँ पेन और चेंज कर लेता हूँ। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत धड़ा। इस जसवंत धड़े के बारे में और देखिए आप, जसवंत धड़े का जो निर्माण है, जसवंत धड़े का निर्माण 1906 में करवाया गया। एक चीज याद रखना, इसका निर्माण जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने करवाया। याद रखना, दो चीजें कंसेप्ट क्लियर करना। जसवंत धड़े का निर्माण कब हुआ? 1906 में हुआ। निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया। जसवंत धड़ा किसकी याद में बनाया गया? तो जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनाया गया। ये चीज विशेष करके याद रखना। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। जसवंत सिंह प्रथम औरंगजेब के काल में था। धर्मत के दोरई के उसने युद्ध लड़े थे, वो अलग है। और जसवंत सिंह द्वितीय जो अलग व्यक्ति है, और जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत धड़ा बना जो जोधपुर में। ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना है। संगमरमर, ये संगमरमर से बना है, याद रखना। संगमरमर पत्थर का इसमें उपयोग किया गया। ताजमहल में भी संगमरमर का उपयोग किया गया, इसलिए जसवंत धड़े को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। वैसे राजस्थान के ताजमहलों की अपन बातचीत करें तो एक अबली मिणी का महल है, अबली मिणी का महल, और अबली मिणी का महल पड़ता है कोटा में। अबली मिणी का जो महल कोटा में, ये राजस्थान का सेकंड ताजमहल है, ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। एक कंठल का ताजमहल आता है, कंठल का ताजमहल, और कंठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को। काका जी की दरगाह, वैसे दरगाह में पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा। काका जी की दरगाह पड़ती है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर पड़ती है? प्रतापगढ़ में। तो इन चीज़ों को याद करना है। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत धड़ा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हड़ौती का ताजमहल पूछा जाए तो अबली मिणी का महल कोटा में, वागड़ का ताजमहल पूछा जाए या कंठल का ताजमहल पूछा जाए तो काका जी की दरगाह जो राजस्थान का तीसरा ताजमहल है। तो ये चीज़ें लगभग आपको क्लियर हो गई होगी। इन चीज़ों को आपको याद में रखना है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट।
अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में, कुत्ते की छतरी सवाई माधोपुर में, महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, पाली वालों की छतरी जैसलमेर में, जसवंत धड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में। जसवंत धड़ा कब बना था, 1906 में। निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने करवाया। कौन सा पत्थर लगा, संगमरमर लगा है। राजस्थान का क्या कहलाता है, ताजमहल कहलाता है। जसवंत धड़ा किसकी याद में बना है, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बना है। कंठल या हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है, अबड़ी मिली के महल को कहा जाता है। कंठल का ताजमहल या वागड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो प्रतापगढ़ के अंदर है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में बनी है। कौन से बांध पे, केजड़ बांध पे बनी है। कितने खंभों पर, 8 खंभों पर बनी है। और किसने बनाई, अमर सिंह ने बनाई है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर जोगीदास की छतरी 21 नंबर, जोगीदास की छतरी झुंझुनू। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, अब ये सवाई नाम के शासक जयपुर के हो, तो सवाई ईश्वरी सिंह छतरी जयपुर में है। राजा मान सिंह, यहाँ पर ये मिसप्रण लिखा है, राजा मान सिंह प्रथम की छतरी, तो राजा मान सिंह प्रथम और राजा मान सिंह द्वितीय जो सवाई नाम की हुए वो जयपुर की हुए, तो ये आमेर में बनी है। ये प्रथम वो था जो हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेता है। गोवर्धन की छतरियाँ, देखो गोवर्धन, यहाँ पर गो शब्द आया, गो शब्द का अर्थ होता गायें। गो रक्षा हेतु मारवाड़ में जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी जो छतरियाँ बनती है मारवाड़ में, उसको कहते हैं गोवर्धन की छतरियाँ। और ये कहाँ पर है, मारवाड़ में। दार सैन स्मारक कहाँ पर है, अजमेर में है। दार सैन स्मारक कहाँ पर है, अजमेर में। तो जोगीदास की छतरी झुंझुनू में है। सवाई ईश्वरी सिंह तो आमेर के हैं। राजा मान सिंह प्रथम भी आमेर के हैं। गोवर्धन की छतरियाँ मारवाड़ बढ़ती गायों की रक्षा करने वाले जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उन लोगों की। और दार सैन स्मारक कहाँ पर है, अजमेर में। 25 छतरियाँ कंप्लीट हो गई। आगे देखिए 26 नंबर, बहारादरी छतरियाँ, ये करौली में है। एक बहारादरी नाम का जो दरवाजा गेट बना है वो आना सागर झील के किनारे बना हुआ है, वो शाहजहां ने बनाया था, वो झीलों में पढ़ाऊंगा। सेतक स्मारक ये उदयपुर में बना है, ये महाराणा प्रताप के घोड़े का है, सेतक स्मारक है। लेकिन सेतक की जो छतरी है, सेतक की जो छतरी हल्दी घाटी युद्ध के मैदान के निकलने के बाद में एक गांव आता, उस गांव के पास में बनी है। स्मारक उदयपुर के अंदर और छतरी भी उदयपुर के अंदर। झालामना की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद, रक्ततलाई जिसको हल्दी घाटी को रक्ततलाई कहते हैं, तो झालामना की छतरी यहाँ बनी है। बारठ परिवार की छतरियाँ, बारठ परिवार में केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, पूरे परिवार ने इस क्रांति के दौरान, इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने परिवार को देश के नाम समर्पित कर दिया, प्राणों की आहुतियां दे दी। इतना बड़ा परिवार। केसरी सिंह बारठ की सेतावनीरा सुंगटिया बहुत फेमस थे, जो अपन पढ़ेंगे भाषा और साहित्य के अंदर। बारठ परिवार की छतरियाँ शाहपुरा भीलवाड़ा में, क्योंकि ये शाहपुरा भीलवाड़ा का था। संत सुंदरदास जी की छतरी दौसा में, याद रखना, ये मोस्ट चीज याद रखना। संत सुंदरदास जी, क्योंकि सुंदरदास जी दौसा से थे और ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। और ये एकमात्र ऐसे संत हुए थे दादू पंथियों के अंदर। दादू पंथियों में न तो जलाया जाता है, न दफनाया जाता है। जब दाह संस्कार किया गया था तब सुंदरदास जी को जला करके दाह संस्कार किया गया, दादू पंथियों के विरोध में किया गया था। तो संत सुंदरदास जी की छतरी कहां पर है, दौसा के अंदर है। आगे देखें 31 नंबर, संत रैदास की छतरी चित्तौड़ में है। संत रैदास यहाँ आने के बाद मीराबाई के गुरु बन गई थी। मीराबाई चित्तौड़ में रहती थी, उदयपुर राजघराने में उसका विवाह हुआ था चित्तौड़ में। गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह करौली के शासक हैं, करौली में है। शेखावतों की छतरियाँ, शेखावत सीकर झुंझुनू के, तो झुंझुनू में बड़ी हुई है शेखावतों की छतरियाँ। काना नरूका की छतरी, ये टोंक में बड़ी हुई, काना नरूका की छतरी टोंक के अंदर बड़ी हुई है। हाकिम खां सूरी का स्मारक उदयपुर के अंदर बना है, बिल्कुल बहुत मोस्ट है। और ये मोती मगरी पर बना हुआ है। ये कहाँ पर बना हुआ है, मोती मगरी उदयपुर के अंदर। ये हाकिम खां सूर का स्मारक बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा हसन खां मेवाती ने साथ दिया था राणा सांगा का। मुस्लिम होते हुए इस हिंदू के साथ में था, मुसलमानों के साथ में नहीं था। क्योंकि उस टाइम का जो भारत है, तत्कालीन उस भारत का अपना अध्ययन करते हैं, हिंदू मुस्लिम की ये दरारें, जो आज जो नफरत का जो माहौल फैला हुआ है, ये माहौल उस टाइम में नहीं था। सब एक दूसरे को भाई भाई मानते थे। किसी ने भी राज किया हो स्वीकार किया है, राजा महाराजाओं के राज को स्वीकार किया है, मुस्लिम राज को स्वीकार किया है, अंग्रेज आए उनको भी स्वीकार किया और भगाया है। हर चीज को निभाया यहाँ के लोगों ने। हाकिम खां सूर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ देते हैं। हसन खां मेवाती खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं। तो हाकिम खां सूर का स्मारक मोती मगरी उदयपुर के अंदर बना हुआ है।
आगे देखिए, कीर्त सिंह सोढ़ा की छतरी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। याद रखना, इस छतरी को सैनिक की छतरी कहा जाता है। इस छतरी को क्या कहा जाता है? सैनिक की छतरी भी कहा जाता है। बहुत बड़ा वीर नायक सेनापति हुआ था ये मानसी का, कीर्त सिंह सोढ़ा जसोल वाला। और कीर्त सिंह सोढ़ा की जो छतरी है ये कहाँ पर बनी है? मेहरानगढ़ में। बोहरा समाज की छतरियाँ, देखो यहाँ पर बोहरा समाज का पूछा है। बोहरा समाज गलियाकोट डूंगरपुर का है। गलियाकोट के अंदर एक उद्योग बहुत फेमस है, आगे अपन पढ़ेंगे, रमकड़ा उद्योग, सॉप स्टोन के लिए रमकड़ा उद्योग, वो चीज़ पे अपन आगे पढ़ेंगे। गलियों के अंदर सॉप स्टोन से जो खिलौने होते हैं उनके लिए बहुत फेमस था। बोहरा समाज की जो छतरियाँ हैं वो गलियाकोट में। लेकिन एक बोहरा भगत की छतरी है। बोहरा भगत हुआ था केला देवी का। केला देवी के मंदिर से बाहर निकलते आगे एक छतरी है जहाँ भोपे नीचे बैठते झाड़ फूंक करके रोगियों का इलाज करते हैं। तो बोहरा भगत अलग है करौली, और बोहरा समाज की छतरियाँ कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। आगे देखें, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, कुंभलगढ़ राजमंद, बिल्कुल वेरी मोस्ट, ये 12 खंभों पर बनी है। इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखें, कितने खंभों पर, और कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, ये भी चीज़ याद रखना, जस्ट दुर्ग के बाहर पास में बनी हुई है। कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज की बातें अपन पढ़े। रैमल की संतान उडाना पृथ्वीराज, राणा सांगा, एक इनका और भाई था जिसका नाम था जयपाल। ये तीनों लड़ते रहते थे, विवाद करते रहते थे। और ये उडाना जो पृथ्वीराज था ये ऐसी कल्पनाएं करता था, इस प्रकार की कल्पनाएं जो कभी संभव नहीं हो सकती थी। इस प्रकार की कल्पनाओं के लिए इसको उडाना पृथ्वीराज के नाम से जाना गया था। राणा सांगा को पहला घाव पृथ्वीराज के द्वारा ही दिया गया था। इस पृथ्वीराज ने टोडा के शासक को जिताया था, सूरत सिंह को, और टोडा के शासक ने अपनी बेटी ताराबाई का विवाह उडाना पृथ्वीराज के साथ कर दिया और अपनी पत्नी ताराबाई को लेकर के अजमेर के दुर्ग, अजमेर दुर्ग में रहने लगा और उस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। और पुनः निर्माण करवा करके उस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ रखा। और तारागढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण इस उडाना पृथ्वीराज ने कराया था। राणा सांगा का बड़ा भाई था, इतिहास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बड़ी छतरी थी क्योंकि ये जगमाल के साथ इनकी, जगमाल सिरोही का शासक था और सिरोही के शासक जगमाल के साथ इनकी बहन का विवाह हो रखा था, शादी हो रखी थी। अपनी बहन को लाने के लिए ये गया था लेकिन जगमाल भेज नहीं रहा था। जब उडाना पृथ्वीराज पहुंचा तो जगमाल ने इसको समझा बुझा करके वापस भेज दिया कि हमारे घर पे कोई कार्य है और 2-3 दिन बाद मैं आपकी बहन को घर पे पहुंचा दूंगा। जगमाल ने लड्डू बना करके उडाना पृथ्वीराज को दे दिए और कहा कि ये लड्डू आप लेके जाएं मेरी तरफ से और मेरे ससुराल वालों को आप बांटे देवे कि जगमाल जी ने ये भेजे हैं। जगमाल ने धोखे से लड्डुओं के अंदर जहर मिला दिया। पृथ्वीराज को भूख लगी हुई थी, लड्डू का वो बॉक्स लेकर के घोड़े पर वापस रवाना हो गए सिरोही से कुंभलगढ़ की तरफ। और चलते चलते वो लड्डू खाते गए और लड्डू जहरीले होने के कारण खाते खाते वो जहर चढ़ गया और कुंभलगढ़ दुर्ग के पास पहुंचे। उस टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है जहरीले लड्डू खाने से। उडाना पृथ्वीराज की सांगा के अंदर पढ़ाऊंगा, वो तो बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति था जो गुंडागर्दी में चला गया था और फिर वहां से बुलावा आया राजा बनने का और फिर वापस वो राजा बना था। यहाँ पर कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में 12 खंभों पे बनी, विशेष करके याद रखना। मोस्ट चीज है एलपी टेसीटोरी स्मारक बीकानेर में बना है। इस व्यक्ति के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया जिसको कहा गया धोरों रो धोरी, धोरों रो धोरी। बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा गया था, धोरों रो धोरी, नथमल जोशी के द्वारा। एलपी टेसीटोरी का स्मारक बीकानेर के अंदर बना हुआ है। ये व्यक्ति अंग्रेजों के काल में यहाँ पर आए, बीकानेर के अंदर रह करके इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने रिसर्च किया, साहित्य को समझा, पढ़ा, किया और ग्रंथ लिखा। यहाँ पे एलपी टेसीटोरी का संबंध बीकानेर रियासत से था, ये चीज़ याद रखनी है। जयपाल सिंधिया की छतरी नागौर में है। जयपाल सिंधिया और इसका एक सैनिक था जिसकी मेड़ता के अंदर छतरी बनाई थी। तुंगा के युद्ध के अंदर ये पराजित होकर के ये लोग गए थे। जयपाल सिंधिया की छतरी नागौर में है। तो याद रखना, सैनिक की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, बोहरा समाज की छतरियाँ गलियाकोट में है, पृथ्वीराज उडाना की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है और एलपी टेसीटोरी का स्मारक तो बीकानेर में, बीकानेर से रिलेटेड है। अब आगे नेक्स्ट देखिए आप 41 नंबर से जोगीदास की छतरी झुंझुनू, राजा जोध सिंह की छतरी भीलवाड़ा, गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये।
और कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको मोस्ट कर देना। गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर पाकिस्तान की सीमा पर है। ये ट्रेन की एक घटना घटी थी युद्ध के टाइम में, कुछ वहाँ पर ये सहयोग के लिए ले जा रहे थे और गोला बारूद से यहाँ पर 13-14 सैनिक अपने वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उन शहीदों के नाम पर एक स्मारक बना दिया गया और उस स्मारक का नाम रखा गया गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर। आर्थुणा का द्वीप स्तंभ बांसवाड़ा में, याद रखना ये भी मोस्ट चीज है। आर्थुणा वागड़ के परमारों की राजधानी थी। ये आर्थुणा एक शहर है और ये जो आर्थुणा है वागड़ क्षेत्र के जो परमार हुए, वागड़ के परमार पढ़ाऊंगा मैं आपको, डम्बर सिंह गया था वहां पे, वागड़ के परमारों की राजधानी, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वागड़ के परमारों की जो राजधानी है वो क्या है, आर्थुणा। रूपाधाय की छतरी जोधपुर, मैंने आपको बताया था जसवंत सिंह की धाय माता थी रूपाधाय, तो गोराधाय और रूपाधाय की छतरी यहाँ पर है। कृष्ण सोडा की जोधपुर में है, धन्ना भैया की जोधपुर में है, सैनिक की छतरी जोधपुर में है, पंचकुंडा की जोधपुर में है, कागा की छतरियाँ जोधपुर में है। ये विशेष रूप से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट छतरियाँ, अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में, बहारादरी छतरियाँ करौली में, बोहरा की छतरी करौली, ये कैला देवी के मंदिर में है, मैंने आपको बताया था कैला देवी के मंदिर के अंदर ये बार बनी हुई है। बोहरा समाज की छतरियाँ गलियाकोट में और बोहरा भगत की छतरी करौली में। 80 खंभों की छतरी, मोस्ट बात यहाँ आई है। अब ये खंभों वाली छतरियाँ बहुत मोस्ट है, 80 खंभों की छतरी की बात आई है। अब यहाँ पर आप मेरे से पॉइंट सुनते जाइए। अलवर में है, सबसे पहले ये मूसी महारानी की याद में बनाएगी कि सन 80 खंभों की छतरी किसकी याद में बनाएगी, मूसी महारानी की। किसने बनाई, विनय सिंह ने बनाई, वेरी मोस्ट चीज याद रखना। नेक्स्ट, इस छतरी के ऊपर रामायण वो महाभारत से रिलेटेड चित्र बने, ये विशेष बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये मोस्ट चीज है, कौन सी छतरी पर रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, निम्न में से कौन सी छतरी के ऊपर राम और रावण के मध्य हुई युद्ध के चित्र भी उकेरे गए हैं। तो रामायण और महाभारत लिख दिया तो रामायण में तो पूरी चीज आ जाएगी। रामायण और महाभारत से संबंधित कोई भी अलग से कोई लिंक दे या कोई भी कंसेप्ट देवे तो आपको 80 खंभों की छतरी को याद रखना है। 80 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है, अलवर में। देखो खंभा वाली छतरी के बारे में आपको बता दूं, एक तो 80 खंभों की याद रखनी, एक 84 खंभों की याद रखनी, 2 छतरियां आपको 32 खंभों की याद रखनी, एक 18 खंभों की याद रखनी, 16 खंभों की याद रखनी, 12 खंभों की याद रखनी, 8 खंभों की याद रखनी और 6 खंभों की याद रखनी। 80 खंभों की छतरी अलवर मूसी महारानी की, 84 खंभों की छतरी बूंदी देवपुरा के अंदर धाबाई की, 32 खंभों की प्रसिद्ध है वो रणथंबोर दुर्गवाड़ी हमीरदेव ने बनाई थी जयत्र सिंह की। एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है मांडल में जगन्नाथ कस्बा की। 18 तो सांगा याद रख लेना। फिर एक 16 तो यहाँ पर अपने अमर सिंह राठौड़ को याद कर लेना, अमर सिंह राठौड़ की। 12 खंभों की तो उडाना पृथ्वीराज की छतरी है, उडाना पृथ्वीराज की छतरी है। 8 खंभों की तो महाराणा प्रताप की बारडोली के अंदर बनी है और 6 खंभों की छतरी है लालसोट दौसा में है और बंजारों की छतरी है, बंजारों की छतरी 6 खंभों पर बनी हुई है। तो इन चीज़ों को विशेष करके आपको याद रखना है। 80 खंभों की, 84 खंभों की, 32 खंभों की, 6 खंभों की, 8 खंभों की, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो याद रखना अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी बनी है, विनय सिंह ने बनाई थी। मूसी महारानी की याद में ये छतरी बनाई गई थी। रामायण और महाभारत के चित्र बने। 32 खंभों की छतरी रणथंबोर दुर्ग, याद रखना। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। 32 खंभों की जो छतरी है, ये छतरी, इसके बारे में 2-3 चीज़ देखो। एक तो ये जयत्र सिंह की याद में बनाई गई, याद रखना। मैं आपको हमीरदेव पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने 32 वर्षों तक राज किया, तब उनकी याद में बनाया गया। हमीरदेव ने इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? हमीरदेव ने इसका निर्माण करवाया। और भी इसके बारे में आप पढ़ते रहिए, बातें यहाँ की वहाँ जा करके लिखा रहा हूँ। यहाँ हमीरदेव इस छतरी में बैठ करके न्याय करते थे, तो इस छतरी को कहते हैं न्याय की छतरी, और इसको किस नाम से जाना जाता है? न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी कि किस प्रकार से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और
बताए जाते हैं। तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव ने बनाई थी। जयतर सिंह अपने पिता की याद में बनाई थी। उन्होंने 32 वर्षों का शासन किया, उनके याद में बनाई थी। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट 51 नंबर 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर? बूंदी में। इनसे रिलेटेड पॉइंट देखिए। बूंदी के अंदर एक गांव है देवपुरा, वहां पर ये छतरी बनी। पहली चीज याद रखना, ये छतरी जो है, एक मैं इरेज कर देता हूं इसको, ये वापस 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और ये छतरी बनी है देवपुरा गांव में। एक चीज याद रखनी, ये छतरी बनाई गई धाबाई की याद में। एक चीज को याद रखना, धाबाई की याद में। ये अनिरुद्ध सिंह के काल में बनी थी। अनिरुद्ध सिंह के काल में बनी, लेकिन बनाने वाला जो व्यक्ति था देवपुरा ने, एक देवापुरा नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने इस छतरी का निर्माण करवाया। ये जो छतरी है ये भगवान शिव को समर्पित है। याद रखना, विशेष करके शिव को समर्पित है। विशेष करके बात याद रखना कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। किस गांव में बनी है? देवपुरा में। किसकी याद में बनेगी? धाबाई की याद में। किनके काल में बनेगी? अनिरुद्ध सिंह के काल में बनेगी। ये इनके काल में बनाई। किसने बनाई? देवापुरा नाम के व्यक्ति ने बनाई थी। किसको समर्पित है? शिव को ये समर्पित मानी जाती है। तो ये चीजें आपको विशेष करके याद रखनी। 6 खंभों की छतरी लालसोट दौसा में। इस छतरी का नाम है, अगला दूसरा नाम इसका पड़ता है बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी कहा जाता है, याद रखना, बंजारों की छतरी कहा जाता है इसे। इस छतरी से अपने को बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं, ये चीज याद रखनी है। बौद्ध धर्म के प्रमाण अपने को यहाँ से मिलते हैं। तो बंजारों की छतरी है बौद्ध धर्म की, क्योंकि ये भरहुत का और सांसी के जो स्तूप है, इस प्रकार की चीजें यहाँ से अपने को देखने को मिलती है। तो निम्न में से कौन सी छतरी से अपने को बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं? तो 6 खंभों की छतरी। जगन्नाथ कस्बा की छतरी मांडल, और ये मांडल नामक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बनी हुई है। और जगन्नाथ कस्बा की छतरी जो बनी है वो कितने खंभों पर बनी है? 32 खंभों के ऊपर ये छतरी बनी हुई है। इस चीज को आपको याद करना है। कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। कल्ला राठौड़ देवताओं के अंदर मैंने इसका पूरा बता दिया था। और रसिया की छतरी कहाँ बनी है? टोंक में बनी है। रसिया की छतरी कहाँ बनी है? टोंक में बनी है। तो इन मोस्टली चीज़ों को आपको याद करना है, इनको क्लियर करना है। 55 छतरियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इनमें से 20-25 छतरियाँ आपको विशेष करके याद रखनी है। इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आपको याद करनी है। वीडियो को सही ढंग से समझना है, इस क्लास को देखना है। जो जो मेन पॉइंट होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है वो कॉपी में आपको नोटेट करना है, ताकि पूरी चीज़ें आपको समझ में आ देगी। अब यहाँ पर तो इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेना, इनको देख लेना। विशेष करके मैं यहाँ पर आपको मेन बातें बता दूँ कि आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है। देखिए, आपको एक तो कुछ नाम की छतरियाँ याद रखनी है, जैसे बीकानेर की देवकुंड की छतरियाँ याद रखनी है। बीकानेर के बाद गेटोर की छतरियाँ आपको जयपुर की याद रखनी है। पंचकुंडा आपको जोधपुर रखनी है। कागा की छतरियाँ जोधपुर रखनी है। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर की याद रखनी है। केसर बाग केसर बूंदी की याद रखनी है। सार बाग आपको कोटा की रखनी है। महासतियों की छतरियाँ आपके कहाँ पर रहेगी? आहड़, वहाँ की याद रखनी है आपको। उसके बाद में 80 खंभों की आई तो अलवर याद रखनी है। 84 खंभों की आई तो आपको बूंदी याद रखनी है। 32 खंभों की प्रसिद्ध है वो आपको रणथंभौर दुर्ग याद रखनी है। प्रताप की छतरी पूछा जाए तो बारडोली के अंदर आपको याद रखनी है। राणा सांगा की छतरी पूछे तो मांडलगढ़ में है, याद रखनी है। जगन्नाथ कस्बा की 32 खंभों की छतरी पूछे तो मांडल के अंदर है। गंगाबाई की छतरी वो मराठन थी तो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, याद रखनी है। तो आपको इस प्रकार से कुत्ते की छतरी पूछे तो सोईमाधोपुर के अंदर याद रखनी है। बहुत सारी चीजें जो रिलेटेड आप लिंक जोड़ करके बढ़िया ढंग से पढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत के चित्तर तो अलवर वाली 80 खंभों की छतरी के ऊपर। बौद्ध धर्म के प्रमाण पूछे तो 6 खंभों की छतरी जो बंजारा वाली उनके ऊपर आपको याद रखना है। जसवंत धड़ा तो जोधपुर के अंदर है। ये पूरे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। छतरियों का पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कल नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।